अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि इन ऑपरेटर्स का हर ऑपरेटर का क्या-क्या काम है। तो आज हम जो है वो इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल पढ़ेंगे, इन ऑपरेटर को किस तरीके से एमएस एक्सेल पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये सामने आपको एक वर्कशीट नज़र आ रहा है जिस पे जो है वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और नंबर्स भी लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है? तो हम ये पूरा देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, look at the given worksheet. It details the expenses you may incur while you pack for the trip. अच्छा, वो कह रहा है कि ये खर्चे आपके आ सकते हैं जब भी आप किसी ट्रिप में जाते हैं, तो ये हो सकता है कि आपका ये खर्चा है। तो उन्होंने एक जो है वो सिनेरियो बनाया हुआ है जिसमें वो एक ट्रिप में जा रहे हैं, उसमें उनका जो एक्सपेंस है, जो खर्चा आया वो कितना आया, उसके बारे में पूरी वर्कशीट बनाई हुई है, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी एक वाटर है, उसकी कॉस्ट 15 रुपीज़ है, ठीक है? अब कितनी उनके पास बोतलें हैं पानी की? 12 हैं, ठीक है? कॉस्ट 15 है और नंबर ऑफ आइटम्स यानी बोतलें कितनी हैं उनके पास? 12। ब्लैंकेट कितने हैं उनके? ब्लैंकेट कितने का? एक ब्लैंकेट 350 का, ठीक है? तो उसके बाद टोटल ब्लैंकेट कितने हैं? 2। इस तरह फर्स्ट एड किट उसकी प्राइस ये लिखी हुई है और नंबर ऑफ आइटम्स वो कितने हैं वो भी आगे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? और ये क्या है? टोटल कॉस्ट, यानी 15 बोतलों की 12 बोतलों की कितनी कॉस्ट आई है? एक बोतल 15 की थी, तो 12 बोतलें कितने की होंगी? 180 की होंगी, ठीक है? तो ये पूरी जो है वो उन्होंने जितना उनका खर्चा हुआ सारा उन्होंने कैलकुलेट किया, ठीक है? अभी किस तरह कैलकुलेट किया ये हम भी करके देखेंगे। अच्छा, ऑब्जर्व द एक्टिव सेल D4 विच कंटेन्स द फॉर्मूला इज इक्वल टू B4 मल्टीप्लाई बाय C4। अच्छा, B4 क्या है और C4 क्या है? मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इस उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, इज कॉल्ड सेल, ठीक है? अच्छा, अब B4 क्या है यहाँ पे? ये हमारे पास B है, एक मिनट, ये हमारे पास B है, ठीक है? और ये क्या है हमारे पास? 4। अब ये B और 4 हमारे पास कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कहाँ पे आपस में मैच कर रहे हैं? ये B यहाँ पे आ रहा है और ये 4 यहाँ पे, यानी इस डब्बे के अंदर ये मैच कर रहे हैं। तो B4 के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 15 पड़ी हुई है, ठीक है? इसी तरह अगर आप C4 के अंदर देखें, C ये है और 4 ये है हमारे पास, तो C4 हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है? तो C4 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जगह है, ये फॉर्मूला बार है, ठीक है? यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है कि B4 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको मल्टीप्लाई करो C4 के साथ और उसको कहाँ पर एलोकेट कर दो? D4 में। ये D है और ये 4 है, ठीक है? ये फोर्थ रो है। तो यहाँ पर इनका आंसर आ रहा है, यानी B4 मल्टीप्लाई बाय C4 का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास D4 में। इसी तरह B5 मल्टीप्लाई बाय C5 होगा ये। अगर यहाँ पर हम लिखें ये B5, ठीक है? ये 5 रो है, ये B ये है, ठीक है? ये अगर यहाँ पर B5 मल्टीप्लाई बाय C5 होता तो इसका आंसर क्या है? 700, ठीक है? तो ये भी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरह। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट वुड बी। अच्छा, वो उसका जो है फॉर्मूला बता रहा है कि टोटल कॉस्ट ये 180 ये किस तरह निकली। कॉस्ट को, यानी इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया उन्हें नंबर ऑफ आइटम्स के साथ, नंबर ऑफ आइटम के साथ, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 350 मल्टीप्लाई बाय 2, 150 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह मुख्तलिफ कॉस्ट हैं, मुख्तलिफ आइटम्स हैं, इन सबको जो है उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। Hence, the reference of the cell B4 and C4 has been made in the formula to calculate the total cost of the item mineral water। वही mineral water को उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया? B4 को C4 से मल्टीप्लाई कर दिया। You may notice here that while the cell reflects the output of the calculation, the formula is reflected in the bar। वो कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में जो हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है। अच्छा, you will learn how the formula has been entered in the above worksheet। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो फॉर्मूला वो एंटर किया गया। क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द फॉर्मूला। उस सेल पे आप जो है वो क्लिक करेंगे जहां पर आपने जो है वो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? फिर आपने वहाँ पे क्या करना है? यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी हमेशा इज इक्वल टू से होगी। सबसे पहले आपने इज इक्वल टू लाजमी डालना है, उसके बाद आप अंदर जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे। इज इक्वल टू नहीं डालेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा आपका। फिर आप दूसरी क्या लिखा? एंटर द फॉर्मूला एंड प्रेस एंटर, ठीक है? अच्छा,
द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज डिस्प्लेड इमीडिएटली इन द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला। अच्छा वो कह रहा है कि जिस सेल के अंदर आप फॉर्मूला लिखेंगे उसी सेल के अंदर आपका जो है वो आंसर भी आ जाएगा। अच्छा वो कह रहा है इक्वल साइन डिनोट्स द बिगिनिंग ऑफ अ फॉर्मूला, यानी यहाँ पे इक्वल साइन आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अ फॉर्मूला स्पेसिफाइड विदाउट द इक्वल साइन इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली एज टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल। कि अगर वो आपने फॉर्मूला पे जो है वो इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला होगा, इक्वल का साइन आपने नहीं डाला होगा, तो एमएस एक्सेल समझेगा कि आपने जो है वो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इक्वल का साइन आपने जो है लाजमी डालना है। अब हम इसको जो है वो एमएस एक्सेल पे करके देख लेते हैं। मैंने वर्कशीट जो है पहले से ही बना ली थी ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि वहाँ पर B4 मल्टीप्लाई बाय C4 हुआ था, तो हम यहाँ पर जो है वो ऐसे करते हैं, क्या करते हैं हम इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं B4 मल्टीप्लाई बाय C4। अब मैंने ये लिख दिया, मैंने एंटर दबाया, ये देखें 180 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अब क्या आएगा B5 मल्टीप्लाई बाय C5। तो यहाँ पर मैंने लिखा B5 मल्टीप्लाई बाय C5, एंटर किया, सॉरी हाँ, यहाँ पर अभी आप देखें कि मैंने इक्वल टू का साइन नहीं डाला तो हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मूला शो नहीं हुआ। अभी मैं यहाँ पर इक्वल का साइन डालूंगा, देखें तो आपका फॉर्मूला आंसर आ जाएगा आपका, ये देखें आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ B6 मल्टीप्लाई बाय C6, यहाँ पर भी मैंने इक्वल का साइन डालना है, यहाँ पर भी देखें इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि हमेशा जो है आपने इक्वल का साइन जो है लाजमी डालना है। इसी तरह यहाँ पर हम करते हैं इक्वल टू, इसको जो है हम सबको कैलकुलेट कर देते हैं एक ही बारी में। B9 मल्टीप्लाई बाय C9, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमने सबको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला लिखने का एक और तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर भी जाके जो है वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 180 है, यहाँ पर ये जो B4 यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू B4 मल्टीप्लाई बाय C4। ठीक है, ये हमारे पास देखिए यहाँ भी आंसर आएगा। तो हमारे पास दोनों तरीके होते हैं यहाँ से करने का, और भी तरीके हैं। यहाँ से आप जाके फॉर्मूला, यहाँ पे आप फार्मूला का जो है पूरा वो, यहाँ पे आपके सारे फार्मूलाज आ जाएंगे। यहाँ पे आप जाके मुख्तलिफ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, सम का, एवरेज का। यहाँ से अगर आपने मल्टीप्लाई करना तो ये प्रोडक्ट का है, तो जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जो है फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब आपसे हम आते हैं यहाँ पर, when more than one operator appears in a formula, it is calculated using the standard mathematical order of a precedence Bode mass rule। अच्छा वो कह रहा है कि जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर फॉर्मूले में आ जाता है, ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा अभी तक जो हमने यहाँ पर मैंने किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें एक ही से मल्टीप्लाई, यानी एक ही ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक ही इक्वेशन में इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो वहाँ पर बोर्ड मास रूल इस्तेमाल होगा। बोर्ड मास रूल क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। दिस order determines which operations are carried out. The order of precedence is as follows: parenthesis, exponential, multiplication and division, addition and subtraction। जब उसमें क्या होगा कि प्रेसिडेंस किसकी सबसे पहले होगी, यानी सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो इसके अंदर जो पैरेंथेसिस होते हैं, पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, इसको आप जो है वो अभी रहने दें, बेसिकली ये पावर्स होती हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह जो है वो ऑर्डर चलता है इसका। अच्छा अभी हम जो है ये यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को जो है वो सोल्व करेगा, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 56, फिर प्लस 2 करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप तीनों में देखें नंबर सेम है, लेकिन क्या है, ब्रैकेट का फ़र्क आ रहा है सिर्फ। अब यहाँ पर क्या है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, यानी 7 प्लस 2 9, फिर ये 9 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, अगर मैं यहाँ पर करूँ, इक्वल का मैंने साइन डाला। ठीक है, क्या थी हमारे पास वैल्यू, 8 मल्टीप्लाई बाय 7
8 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट 1 प्लस 2। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 58। यही वो कह रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, 58। अब हम ये वाला करके देखते हैं, अब हम ब्रैकेट को जो है वो चेंज करके देखते हैं। अब क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 7 प्लस 2। अब क्या होगा, पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेगा, यानी 7 + 2 9, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा 8 के साथ। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, 72। तो MS एक्सेल भी जो है वो बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब आगे इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो ये मैं आपको टास्क दूंगा कि आप जो है वो इसको खुद जो है वो घर पे सॉल्व करें अपने, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह है तो आप कोशिश करें कि आप ये खुद से करने की कोशिश करें। अच्छा, इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि आगे ये रिलेटिव सेल रेफरेंस वगैरह इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। किसी को कोई सवाल हो तो मैसेज में पूछ सकता है व्हाट्सएप पे, या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।